नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया हूँ। सर, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमको समय दिया। एक छोटा सा चैनल है, कोई मेन स्ट्रीम चैनल नहीं है हमारा, मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं है, एक यूट्यूब चैनल है। ओके। तो आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे थैंक यू। और उसके बाद मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा, आपके नाम पे अंडमान में एक द्वीप का नाम रखा गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे जो 21 परमवीर चक्र आज तक जिनको अवार्ड हुए हैं उनके नाम पे। और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे को, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि आपसे बात करने का, आपसे मिलने का मेरे को मौका मिल रहा है। क्योंकि ये सब कहानियाँ सुन के पढ़ के हम बड़े हुए हैं। मतलब 10 साल के थे जब पहली मेमोरी जो है वो वही है कि हमने कारगिल फतेह किया था, न्यूज़ पे वही देखते थे। तो पहली मेमोरी हमारी पॉलिटिकल और जो ये राष्ट्रीय मेमोरी है न्यूज़ की, वो वही कारगिल वाली है। और उसमें आपने, हमारे 4 परमवीर चक्र कारगिल में से थे, उसमें से आपसे मिलने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं चाहूँगा कि जो वो ऑपरेशन था, पहले तो जो बैटल ऑफ टाइगर हिल पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले की जो बैटल है उसके बारे में आप कुछ बता सकें तो कैसे शुरू हुआ? क्योंकि आप मतलब 5 मई को आपकी शादी होती है और 20 मई, मतलब 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप युद्ध भूमि में रहते हैं। तो वो फीलिंग कैसा था कि अभी शादी हुआ है और अभी लड़ने के लिए जा रहे हैं, युद्ध क्योंकि शुरू हो गया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे लिए कोई ऐसा भयानक सपना नहीं था। क्योंकि मैं बचपन से उस चीज़ को जीता हुआ आ रहा था। आप जिस चीज़ को जीते हो और वो आपके सामने आ जाए, तो उससे बड़ा सौभाग्य और खुशकिस्मती नहीं हो सकती है। तो मैं तो बचपन से ही एक सैनिक के रूप में एक युद्ध लड़ता हुआ अपने आप को देखता था। और लेकिन इतनी कम सर्विस में, इतनी कम उम्र में युद्ध लड़ने का मौका मिल जाएगा। आप 19 साल के थे? मैं 19 साल का था, ये मैंने सोचा ही नहीं था कभी। 20 मई को जब मैं शादी करके वापस लौटा था तो जम्मू कश्मीर में, तो शादी की फर्स्ट रात को ही मुझे आभास हो गया था कि हाँ, कुछ हो गया है। इसके कारण पीछे जो है जो घटित हुए उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ। क्योंकि 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न राष्ट्र बने थे। और तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वो नहीं चाहते थे कि एक भी नफरत की चिंगारी उठे और मानवता का विनाश हो जाए। तो उन्होंने शांति का पथ अपनाया कि दोनों मुल्कों के अंदर शांति हो, मैत्रीपूर्ण संबंध हो, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, ताकि मानवता के कल्याणार्थ, मानवता की भलाई के लिए काम हो सके और दोनों मुल्क अपनी अपनी तरक्की की राह पर अग्रसर हो सके। लेकिन पॉलिटिकल स्तर के ऊपर तो ये चल रहा था, लेकिन जो सैन्य पाकिस्तान की जो कमांडर इन चीफ जनरल मुशर्रफ जी, उन्होंने उस षड्यंत्र, ऐसा षड्यंत्र रचा कि उन्होंने पूरी मानवता का ही सर्वनाश किया। उन्होंने उन क्षेत्रों को चुना कि यार यहाँ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कभी कोई विरोधाभास नहीं हुआ है और ये बिल्कुल शांति प्रिय इलाके हैं, यहाँ पर हमारे समझौते हैं। तो अब दोनों मुल्क पॉलिटिकल स्तर के ऊपर जहाँ जिस तरफ जा रहे होते हैं, तो लगभग सभी की सोच उधर की जाती है कि हाँ भाई चलो अभी शांति होगी, अभी जो है कुछ मसलों का हल हो जाएगा। उसने कारगिल, बटालिक, तरास, तुर्तुक, एक ऐसे सेक्टर चुने जहाँ सर्दियों के समय -60 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है, जहाँ जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है, और जहाँ पर एक विंटर की संधि हो रखी थी कि दोनों सेनाएं विड्रॉल होकर के अपने अपने बेस कैंप में आएगी। तो उसको ये भी मालूम था कि हिंदुस्तान की फ़ौज बड़ी अनुशासित फ़ौज है, वो अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलती है। तो हमारी फ़ौज तो अपने उसी रूल रेगुलेशन से नीचे आ गई, लेकिन वो नहीं गया। अपनी फ़ौज को उन्होंने विड्रॉल नहीं किया, बल्कि उन्होंने नई 4 बटालियन को खड़ा करके इन सेक्टर में डिप्लॉयड कर दिया। और वो बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने वहाँ पर
जमावड़ा कर लिया, कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ से वापस जाएंगे। शायद उसका जो सैन्य उद्देश्य था कि जोजिला पास से नेशनल हाईवे 1 अल्फा श्रीनगर टू ले, इसको कट ऑफ करके और पूरे ले वाले क्षेत्र को वो अपने कब्जे में करना चाहता था। दूसरा उनका सैन्य बड़ा उद्देश्य था कि कश्मीर वैली के अंदर जो जिहाद की आग जो है 1990 से भड़कने शुरू हुई, फौज ने 98 तक आते आते धीरे धीरे उसको ठंडा कर दिया। तो उसका वो आग को दोबारा से भड़काना, उनको ये दर्शाना दिखाना उग्रवादियों को कि पाकिस्तान की फौज आप लोगों के साथ है, ताकि वो मोटिवेट हों और ज़्यादा उग्रवाद और मानवता का जो है विनाश के गतिविधियों में वो लिप्त हो जाएं। तो इस तरह के उसके अपने प्रयास थे और अपनी उसकी प्लानिंग थी। उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है कि टाइगर हिल के ऊपर एक रात को मैं सो कर के ही आया हूँ। अभी फोटो भी आया है। हाँ, तो अब जब एक कमांडर इन चीफ जो सेना का अगर वहाँ अग्रिम चौकियों के ऊपर जाकर के रात भर रह रहा है तो वो कितनी बड़ी तैयारी कर रहा होगा, ये समझने वाली बात है। तो उसका धीरे धीरे पर्दाफाश हुआ और अप्रैल महीने में जैसे ही सर्दी ख़त्म हुई, गर्मी का मौसम शुरू हुआ, तो हमारे बकरवाल ऊपर जाते हैं। तो बकरवालों ने ऊपर जाकर के देखा तो वहाँ तो फौज बैठी हुई है। उन्होंने आकर के बताया, तब जाकर के हमारी जो 4 जाट थी उसके कैप्टन सौरभ कालिया, उनकी टीम, उनकी टुकड़ी ये देखने के लिए गए क्या है सच बोल रहे हैं, वास्तव में है भी कि नहीं है। तो जो वो गए, उनकी टुकड़ी को जो है कैप्चर कर लिया गया। किस तरह से एक मानवता की सारी हदें उन्होंने पार करके किस तरह से उनके शरीर को छत विछत किया है, ये देश और दुनिया ने सबने देखा है। फिर दूसरी पेट्रोलिंग गई, उसके कुछ बंदे बच कर के आए। जब आपने ये पहली बार सौरभ कालिया जी की कहानी सुनी, टॉर्चर की, किस तरीके से म्यूटिलेट किया गया उनकी बॉडी को, तब क्या मतलब यूनिट्स में क्या माहौल था? एक बदले की भावना थी कि यार उन्होंने हमारे साथी को मारा है, मारना एक अलग बात है, उसको टॉर्चर किया है तो उसका बदला लेना है। फिर उसी बदले की भावना से पूरा देश जल उठा। सेना की वहाँ पर कुछ बटालियन को और वहाँ पर डिप्लॉयड कर दिया गया। हम भी कश्मीर वैली में थे, तो कश्मीर वैली से हमारी बटालियन को पहले द्रास सेक्टर भेजा गया और द्रास सेक्टर में वहाँ पे 16 ग्रेनेडियर पहले से मौजूद थी। तो वो बहुत कैजुअलिटी उठा चुकी थी। अब वहाँ पे हमें तोलोलिंग टॉप के ऊपर सबसे पहले फतेह करने का आदेश दिया गया। आप एक बिल्कुल नॉर्मल जगह से उठ करके एकदम से युद्ध क्षेत्र में, और हाईएल्टी क्षेत्र, ऑक्सीजन की कमी है वहाँ। इस इलाके के अंदर जब डिप्लॉयड होते हैं तो कुछ दिन का क्लाइमेंटेशन किया जाता है, लेकिन वहाँ पे क्लाइमेंटेशन की भी कोई समय ही नहीं मिला। दूसरी चीज़, ऐसी हाई एल्टीट्यूड इलाके के अंदर जब लड़ाइयाँ होती हैं तो स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल वेपन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो भी समय नहीं था। तो जिस तरह से कश्मीर वैली के अंदर बटालियन डिप्लॉयड थी, उनको उठा उठा करके वहाँ पर डिप्लॉयड करना शुरू किया और वो कारगिल का युद्ध टोटली जोश, जुनून और जज्बे से लड़ा गया। लोगों का जो 24-24 साल का जो अनुभव था हाईएल्टी में, फील्ड में काम करने का, वो अनुभव वहाँ पर कामयाब हुआ। तो हमने 22 दिन उस तोलोलिंग टॉप के ऊपर युद्ध लड़ा और उस 22 दिन के दौरान हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप हमें पुनः प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर टाइगर हिल का जो है हमें टास्क दिया गया। तो बैटल ऑफ टोलोलिंग के बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरीके से, क्या चैलेंज था वहाँ पे, कितना मतलब आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी? जैसे आपने अपनी बुक में बताया है कि एक पहाड़ी पे 2 यूनिट्स चढ़ रही थी और इधर भी 2 थी, तो उनका एम्यूनेशन पहुँचाना, आर्म्स एंड एम्यूनेशन के लिए और उनका खाने के लिए, राशन के लिए आप लोगों को डिप्लॉय किया गया। तो जब ये काम मिला तो आपको ये था कि भाई मन में, यार मेरे को भी गोली चलाने के लिए, क्योंकि हमारे इतना युद्ध चल रहा है और कब से मैं ये सपना देख रहा हूँ,
तो मेरे को बल्कि ये काम दिया गया। हाँ बिल्कुल, जो है क्योंकि हम छुट्टी काट करके गए थे 15 जवान, उस समय तोलोलिंग टॉप के ऊपर बटालियन चढ़ चुकी थी। क्योंकि जब हम एक रास्ते से जाते हैं और दुश्मन ऊपर टॉप पर बैठा है, वो तो देख ही रहा है कि यहाँ से बटालियन चढ़ रही है, फौज चढ़ रही है, तो वो तो बम्बारमेंट करेगा। और वो सब दिखता है सर, बिल्कुल नंगे पहाड़ है। नंगे पहाड़ है, वहाँ पे कोई पेड़ पौधे तो है नहीं, तो बिल्कुल जो है वहाँ से दिख रहा। तो फिर बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर ने बटालियन को 2 हिस्सों में डिवाइडेड किया। अगर भाई 2 कंपनी लेफ्ट से 2 कंपनी राइट से मल्टीपल अटैक करेंगे, फेजेज में अटैक करेंगे, एक के बाद एक अटैक होगा, छोटी छोटी टुकड़ियों में अटैक होगा, क्योंकि बड़ी टुकड़ी अगर जाएगी हमले के लिए तो बड़ा टारगेट बनता है, दूर से लोग देख लेंगे, दुश्मन दूर से देखेगा तो आसानी से हमें बर्बाद करेगा और कैजुअलिटी हमारी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट के आधार के ऊपर वहाँ पर मल्टीपल अटैक शुरू हुए। तो जो बटालियन को जो है एक उसमें कुछ निर्धारित लोग होते हैं जिनका काम होता है कि जो फॉरवर्ड में लड़ रही जो कंपनियां हैं उनको राशन और अम्युनिशन पहुंचाना, उनको फाइटिंग पोर्टर्स बोलते हैं। तो ये जब 2 जगह बटालियन डिवाइडेड होगी तो पोर्टर्स की 2 जगह डिवाइडेड होना बाकी था। तो कोई अलग से तो भर्ती होते नहीं, उन्हीं में से होते हैं। तो हम 15 जवान छुट्टी काट के गए तो हमें आदेश दिया कि आप जो है जो चार्ली और डेल्टा कंपनी इधर से चढ़ी है, इनका फाइटिंग पोर्टर्स का काम करेंगे। पहले दिन सामान उठा करके ऊपर की तरफ गए तो तब ऐसा ही प्रतीत हुआ जिस तरह से आज के नौजवानों को होता है कि हमने तो इतनी पढ़ाई लिखाई करी, हमने ये सपने देखे और हमारी उस क्षमता के अनुसार या हमारी उस काबिलियत के अनुसार हमें जॉब नहीं मिला। तो आज नौजवान उस काबिलियत के अनुसार जॉब नहीं मिलता तो वो हताश निराश हो जाता है और उस काम में 100% अपना नहीं डालता है। तो इसी तरह से मुझे ये सीख है। तो मुझे भी लगा कि यार मैंने भी सपने तो बचपन से देखता आ रहा था, राइफल लेकर के फ्रंट में लड़ाई लड़नी है, आज ये काम दे दिया। लेकिन दूसरे ही दिन मुझे एहसास हो गया कि ये काम उस काम से कहीं बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा भी है। तो मैं नौजवान साथियों को ये बताना भी चाहता हूँ कि काम कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं होता है, काम सभी बड़े होते हैं, सबका एक अपना इम्पोर्टेंस है, महत्व है। अगर हमने उस काम के महत्व को समझ लिया तो हम अपना 100% एफर्ट उस काम में डालेंगे। और जब आप अपना 100% एफर्ट उस छोटा काम, आप जो बोल रहे हो छोटे काम में भी डालोगे, वही बहुत बड़ा काम हो जाएगा और वही काम आपकी पहचान भी बना सकता है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम 15 जवानों की टीम, दूसरे दिन मुझे आभास हो गया कि यार वो जो फॉरवर्ड में लड़ रहा है ना जवान, वो हमारी बदौलत लड़ रहा है। अगर उसको समय पर राशन अम्युनिशन नहीं पहुंचेगा कैसे लड़ पाएगा? फिर ये तो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा उसमें एक और बड़ी, क्योंकि सामने जो फ्रंट में लड़ रहा है उसको पता है कि सामने दुश्मन है, सामने से गोली आएगी, लेकिन हम जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं हमें ये पता नहीं है कि किधर से गोली आएगी, कौन सा गोला हमारे ऊपर आकर के गिर जाएगा। सुबह 5:30 बजे चलते थे, सामान को उठा करके रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते। फिर तो लंबा सफर था, ऑक्सीजन नहीं थी, 100 मीटर चलने के बाद बहुत देर रुकना पड़ता था, जब जाकर के सांस वापस धीरे होता था या फिर धीरे धीरे चलते थे। इस तरह से ऐसे तो है नहीं जैसे प्लेन में चल रहे हैं हम लगातार चलते रहेंगे 50 किलोमीटर, नहीं। प्लान में भी आप तब चल सकते जो आपके पास ऑक्सीजन की भारी मात्रा होगी। अब वहाँ तो ऑक्सीजन नहीं थी, सांस फूलने लगता था, सांस को कंट्रोल करने के लिए रुकना पड़ता था। और टेम्परेचर रात के टाइम तो रात के टाइम -20 डिग्री टेम्परेचर पहुँच है। तो आपके पास कपड़े वपड़े ऐसे थे कि नहीं, नॉर्मल जिस तरह से आपने जैकेट पहनी हुई है इस तरह से गर्म जैकेटें थी। अच्छा। और जो गर्म हमारे शर्ट होती है वो जर्सी जैकेट इस तरह से पहना हुआ था। नॉर्मल जो गर्म पैंटें थी वही थी। बस उसी में हमने चलना था, रात भर चलना, दिन भर चलना, तो इस तरह से चलना ही चलना था। तो 22 दिन हम लगातार जब
काम करते रहे। तो 22 दिन में हम 3 जवान ऐसे थे 15 में से जो 2200 दिन बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके चलते रहे। और उसी हम 15 में से 3 जवानों की वो पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। तो यहाँ एक समझने और सीखने वाली ये बहुत बड़ी बात है कि आपने काम को छोटा समझा लेकिन फिर भी काम को करने लगे, आपने उसमें 100% एफर्ट डालने लगे। तो जब आप 100% काम डालते हैं तो आप फिर वो कर्म को करते नहीं, कर्म को जीना शुरू करते हैं। जब कर्म जीते हैं तो वो उसका फल भी मिलता है। आत्मा से जिया जाता है, जिसमें आपने जो ना अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सब कुछ शक्ति उसमें निहित कर दी है। और जब ये चीज़ें उसमें सब कुछ समाहित हो जाती हैं तो फिर वो काम नहीं होता है, वो एक खेल बन जाता है, वो एक पूजा हो जाती है। तो वही काम आपकी पहचान बनाता है। तो इस तरह से मुझे वो पहचान बनी। उससे पहले तो कोई मेरी पहचान नहीं थी। उससे पहले सिर्फ इतनी पहचान थी कि मैं 18 ग्रेनेडियर का, ब्रावो कंपनी नंबर 5 प्लाटून नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान हूँ। उससे बड़ी और कोई पहचान नहीं। लेकिन इस काम से हमारी 3 जवानों की पहचान बनी। 2 और कौन थे सर? अभी उनका नाम मुझे याद नहीं है। अच्छा। तो क्योंकि मैं भी उस समय नया ही नया था, हर कंपनियों के अलग अलग जवान थे। हाँ, अलग अलग हाँ, मिला होगा। तो ये एक माध्यम है हमें सीखने का भी और करने का भी। कि काम तो सभी करते हैं, 15 जवान काम नहीं कर रहे थे, कर रहे थे, वो भी काम कर रहे थे। और जब आप पूरा देते हैं अपना 100% तो फल भी मिलता है। फल भी मिलता है और आपका व्यक्तित्व तो अपने आप आपकी पहचान को बता देता है कि यार ये इस तरह का व्यक्तित्व वाला इंसान है। तब फिर हमें टाइगर हिल जब पहाड़ी के ऊपर हमला करने के लिए एक नई टीम का गठन हुआ था, घातक प्लाटून। तो हम जवानों, तीनों जवानों को उसमें घातक प्लाटून में शामिल किया कि यार इन जवानों को इस प्लाटून में शामिल करो। तो आपका छोटा काम आपके बड़े लक्ष्य की तरफ आपको अग्रसर करता है अगर आप अपने कर्म में 100% अपना एफर्ट डालते हैं। सर, जब बैटल ऑफ टोलोलिंग हो रहा था तो एक समय ऐसा आया था कि जब बहुत कैजुअलिटीज़ हो रही थी। आपके जो प्लेटून है ग्रेनेडियर्स, तो उनके बाद फिर राज रिफ को बुलाया गया था। तो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनसे भी आपकी बात हुई या आप मिले उनसे? नहीं, उस समय लड़ाई के दौरान जवानों की बात किसी से नहीं होती है। जो हमारा एक छोटा टीम कमांडर एज ए नायक था, ठीक है, हम तो उसी की अंडर कमांड में काम कर रहे थे। हाँ, हमें पता था क्योंकि रोज़ रोज़ जो है डेड बॉडियाँ ऊपर से उतारना, सामान को भी लेकर के जाना, डेली कैजुअल्टी पे कैजुअल्टी हो रही थी। 2 जून को जब हमारे सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन वो शहीद हो गए, तब पलटन का बहुत मोराल डाउन हुआ। क्योंकि वो एक ऐसे योद्धा थे, अधिकारी था, वो इतना इंटेलिजेंट अधिकारी था। उनके साथ आपने पहले भी ऑपरेशंस किए थे? हाँ, मैंने पहले भी ऑपरेशंस उनके साथ में किए थे। तो बहुत उनकी बुद्धिमत्ता का स्तर बहुत ऊंचा था और वही उस लड़ाई में शहीद हुए। क्योंकि जब हम कोई काम करते, एक टीम काम कर रही होती है, तो हमारे ऊपर भी कोई ना कोई होता है। ऊपर वाले का एक एम होता है कि जल्दी से जल्दी ये टीम इस वर्क को ख़त्म कर दे। लेकिन वो टीम एक बटालियन, एक टीम होती है, वो काम को करने में असफल होती जा रही है। तो हायर कमांडर क्या बोलेंगे? बोला भाई अपनी टीम को हटा, मैं दूसरी टीम लगाता हूँ। लेकिन जो हमारा टीम कमांडर यानी हमारा बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, हायर अथॉरिटी ने बहुत प्रेशर डाला कि अपनी पलटन को नीचे उतार, इतनी कैजुअलिटी मंजूर नहीं है। लेकिन बटालियन कमांडर ने नीचे जाने से मना कर दिया कि हम नीचे नहीं जाएंगे, हमारे बच्चों की डेड बॉडी ऊपर है, जब तक हम अपने बच्चों की डेड बॉडी को नहीं उतार लेंगे हम नीचे नहीं आ सकते। अगर आपने हेल्प ही करनी है तो हमें रीइंफोर्समेंट दे दीजिए। तो तब 2 राजरीफ को एज ए रीइंफोर्समेंट नियुक्त किया गया। तो 2 राजरीफ के जो कर्नल, जो कमांडिंग ऑफिसर थे, कर्नल रविंद्रन, उन्होंने देखा कि यार 18 ग्रेनेडर इतनी विकट परिस्थिति में
जो बटालियन के अपने खुद के हथियार होते हैं उन्हीं से वो लड़ रही है और इतनी आगे तक वो बढ़ चुके हैं। अब आर्टिलरी सपोर्ट के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो जब मीटिंगें हुई हाई अथॉरिटी के साथ तो बोला कि आर्टिलरी डिप्लॉयड चाहिए, आर्टिलरी सपोर्ट चाहिए। तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद फिर वहाँ पे आर्टिलरी डिप्लॉयड हुई। तो आरटी डिप्लॉयड हुई, फिर आर्टिलरी ने फायर शुरू किया। तो एक कवरिंग फायर ऊपर से हमें मिल रहा है, दुश्मन जो है सर उठा करके हमें फायर नहीं कर सकता है। तो तब हम आगे बढ़ पाए और तब जा कर के मुझे ज्ञात है कि 11 जून की रात को आर्टिलरी ने जब गनों ने जब बम्बारमेंट बरसाने शुरू किए तो पूरी पहाड़ी में आग ही आग चमकती थी। सुबह फिर सेकंड राजरीफ और 18 ग्रेनेडियर का संयुक्त अटैक हुआ। सेकंड राजरीफ के 4 ऑफिसर 16 जवान शहीद हुए, लेकिन वो तोलोलिंग टॉप भारतीय सेना को पुनः प्राप्त हुई। इसमें शायद जैसे मेजर नैयर और पद्मपाणि आचार्य जी, विवेक गुप्ता जी जी, तो ये सब थे जी। तो उसके बाद फिर आपको टास्क मिला। अच्छा, इसमें ये आप ये बताइए कि जैसे एयर सपोर्ट कितना मिल रहा था उस टाइम पे, क्योंकि ये बात होती है कि हमने अपनी आईएएफ का यूज़ नहीं किया। नहीं, एयर सपोर्ट भी हुआ है, लेकिन देखिए हमारा जो एयर का जो फायर करने का उनका अपना एक सबकी स्ट्रेटजी होती है। तो वो ऐसे 90 डिग्री में आएगा फायर करता हुआ, फिर ऐसे ऊपर उठना है। तो एक पहाड़ी ऐसा है, एक पहाड़ी ऐसे है, तो ऐसे आएगा, ऐसे उठने के लिए स्पेस नहीं होता। बहुत हाइट से उसने गोला गिरना होता है। अब वो बहुत हाइट से ऊपर से गोला गिरेगा तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़ ये उनका ये भी था कि जितना ये बिल्डिंग है 50-50 फीट ऊंचे उनके पत्थर हैं, पत्थरों के नीचे से उन्होंने जो है बंकर बनाए हुए हैं। तो बड़े इतने बड़े पत्थर के ऊपर बम्बारमेंट कितना ही करो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मुझे वो पल भी याद है कि 28 मई को 3 अटैकर हेलीकॉप्टर फायर करने आके तोलोलिंग टॉप के ऊपर। शाम का वक्त था तो फायर किया उन्होंने। फायर करने के बाद जैसे वापस वो टर्न हुए तो पिछले वाला जो हेलीकॉप्टर था उसमें उन्होंने गाइडेड मिसाइल द्वारा उसको गिरा दिया। उसी दिन हमारा MiG-21 गिरा कारगिल सेक्टर के अंदर। तो तब तक जो है 28 मई तक यही था कि यहाँ पर उग्रवादी हैं। ये भी सबसे बड़ी बात है कि इंटेलिजेंस का जब आप वहां पे गए तो आपने देखा कि ये तो सिर्फ आतंकवादी नहीं है, तो पूरी फौज बैठी है। फौज, बिल्कुल। ये तो जो 28 मई को हमारा हेलीकॉप्टर गिरा, MiG-21 गिरा, तब भारत सरकार सेना को भी ये आभास हुआ कि यहाँ पर टेररिस्ट नहीं बल्कि रेगुलर आर्मी है। और 28 मई के बाद ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया। फिर तीनों सेनाएं, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद पत्थर और नौसेना ने हमारी ने ऑपरेशन तलवार शुरू किया। तो उन्होंने, हम सब इंडियन आर्मी एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं लेकिन नेवी के बारे में नहीं। नेवी ने पूरा जो है लाहौर का बंदरगाह पूरा घेर लिया, कराची पूरा बंदरगाह घेर लिया और इतना मजबूर कर दिया था पाकिस्तान को। टोटल 9 दिन का उनके पास फ्यूल बचा था, बाकी उनके फ्यूल डैम भी उन्होंने डैमेज कर दिए थे। क्योंकि ये जो डिफेंस फोर्सेस है इसके 3 अंग हैं, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, और ये तीनों एक शिव के त्रिशूल की तरह है। और जब भी भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है तो ये तीनों सेना आपस में कोऑर्डिनेट करके एक साथ दुश्मन के ऊपर प्रहार करती हैं और इनके प्रहार जो होते हैं वो अभेद्य लक्ष्य को भी भेद सकते हैं। तो इस तरह से भारतीय वायुसेना ने अपना जो उनका रोल था, जो उन्होंने जिस तरह से अपनी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके थल सेना को सपोर्ट किया, जल सेना ने सपोर्ट किया, तब जाकर के हिंदुस्तान की पूरी फौज एक सफलता मिली। तो लास्ट में फिर आपको टास्क दिया गया कि अब टाइगर हिल पे, क्योंकि वो लास्ट ये सबसे ऊंची पहाड़ी वो थी, हाँ, जहाँ पे ये लोग बैठे थे और वहाँ से पूरा देख सकते थे। बिल्कुल, क्योंकि ये 12 जून की सफलता के बाद एक मोमेंटम बन गया था जीत का। तो जो अलग अलग सेक्टरों में हमारी फ़ौज डिप्लॉयड थी, जो उनको अपना एक ऑब्जेक्टिव मिला था, वो सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर सफलताएं प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो नीचे वाली जितनी भी हाइट थी वो जून के महीने के लास्ट तक लगभग फौज ने अपने कब्जे में ले ली।
लेकिन हाइट्स अभी भी दुश्मन के पास थी। तो जब दुश्मन यहाँ से उठ करके ऊपर जाएगा तो यहाँ का उसको पूरा ग्रिड रेफरेंस, जिसको फौजी भाषा में जीआर बोलते हैं, पिन पॉइंट का पता होगा कि यहाँ पर इस ज़मीन का ये ग्रिड रेफरेंस है, वो आसानी से वहाँ पर गोला गिरा सकते हैं। तो हमारी जो नीचे वाली चोटियों के ऊपर उन्होंने बम्बारमेंट शुरू कर दिया, क्योंकि नीचे वाली फौज के ऊपर इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया था, नीचे वाली चोटियों के ऊपर। तो कैजुअल्टियाँ बढ़ने लगी। फिर हायर कमांडर मीटिंग हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि यार हाइट्स को पकड़ो। जब हाइट्स हमारे हाथ में होगी तो नीचे वाली चोटियों के ऊपर दुश्मन को हम आसानी से बर्बाद कर सकते हैं, उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। तो इस श्रृंखला में द्रास सेक्टर में सबसे ऊंची चोटी थी टाइगर हिल। तो टाइगर हिल का बहुत बड़ा फैलाव है, अच्छा, बहुत बड़ा फैलाव है। तो उसको भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड किया। जो टॉप था टाइगर हिल टॉप, उसको फतेह करने के लिए हमारी बटालियन को नियुक्त किया गया। तो वहाँ 8 सिख पहले से डिप्लॉयड थी। तो 8 सिख कब्जा नहीं कर पा रही थी, जिस तरह से हम यहाँ पर तोलोलिंग टॉप के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहे थे, उनकी भी कैजुअलिटी बढ़ती जा रही थी। फिर उन्होंने वहाँ पर एक फुटहोल्ड दिया हमें। तो इसकी पूरी रणनीति बनाने के बाद फिर हमने आखिरकार 2 जुलाई को उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया घातक प्लेटून को। सबसे पहले टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला करना था, और हमला उस रास्ते का इस्तेमाल करके करना था जहाँ से पाकिस्तान की फ़ौज ये अंदाज़ा भी ना लगा सके कि इधर से भी हिंदुस्तान की फ़ौज चढ़ सकती है। ऐसे 5353 पहाड़ी है, ऐसे टाइगर हिल है, इन दोनों के बीच से ऊपर जाना है। 90 डिग्री की चट्टान है, कितना 90 डिग्री बिल्कुल चट्टान, 17,000 फीट ऊंची है। तो रात को क्योंकि वहाँ से उसने पूरा टाइगर हिल पे तो बैठा हुआ दुश्मन पूरे द्रास सेक्टर को उसने डोमिनेट किया हुआ था, पूरा सब हर मूवमेंट को वो देख पा रहा था। तो अपनी मूवमेंट को छुपाने के लिए, सरप्राइज मेंटेन करने के लिए हमने रात का सहारा लिया। तो रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, कोई मूवमेंट नहीं होता था। फिर रात भर सारा दिन पत्थरों, हाँ। क्या करते थे सारा दिन? बस लेटे रहे? हाँ, बस लेटना ही है। ये भी एक सहन शक्ति होती है लड़ाई की। अगर लड़ाई में वो टीम जीत सकती है जो अपने सरप्राइज को मेंटेन कर सकती है, दुश्मन को सरप्राइज कर दे कि अरे ये कैसे आ गया। तो वो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। फिर जो एक प्लानिंग की जाती है, उस प्लानिंग में अभी ये सिविल की प्लानिंग नहीं है। सिविल प्लानिंग में अपना व्यक्ति अपना मर्जी से कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन फौज इसीलिए तो विशेष है कि वहाँ हर जवान एक कमांडर के आदेश के ऊपर 100 फुट ऊपर से भी कूद सकता है, सिविल में नहीं कूद सकता। पूछेगा क्यों? क्यों? वो तो जो आदेश दे रहा होगा उसी को बोलेगा पहले आप कूद के दिखाओ। हाँ, तो वह क्योंकि वो डेडिकेशन होता है और एक फुल फेथ होता है। हाँ, भरोसा होता है एक दूसरे के ऊपर। अगर ये 100 फुट ऊपर से कूदने के लिए कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात है। वो एक जवान दूसरे जवान के ऊपर भरोसा होता है, अपने कमांडर पे भरोसा होता है कि अगर बोला है कि यहाँ पर ये चुपचाप रहना है 12 घंटे तो रहना ही है, ठीक है। तो वहाँ की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल अलग है। हम अभी अगर चलते हैं लड़ाई के अंदर तो जैसे जो पहुंचे आप ऊपर तक, वो 90 डिग्री वाला, कितने दिन लग गए होंगे? जैसे 2 को आपने शुरू किया तो हमें 2 रात और 1 दिन लगा था हमें चढ़ने में। 2 रात लगी थी, 1 दिन लगा था पूरा। दिन में हम इसलिए चढ़ पाए क्योंकि पहाड़ी के बिल्कुल ऐसे आगे हम यहाँ, अब यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं। तो अगर ये वाला जो बंदा है अगर गोली मारेगा तो ऐसे तो राइफल करके नहीं मार सकता, इसकी गोली ऐसे जाएगी, ऐसे। सही बात। ठीक है, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि इधर से भी आ सकता, इधर से भी आ सकता। और जो इधर वाला था उसको हमारी हरकत दिख नहीं रही थी, इसलिए पूरा दिन हम चले।
और पहाड़ी के अंदर की एक और विशेषता होती है, पहाड़ी को जितना दूर से आप देखेंगे तो उसका मेन टॉप नज़र आ जाएगा, लेकिन जैसे नज़दीक नज़दीक पहाड़ी के जाएंगे तो जो मेन चोटी है वो लुप्त हो जाएगी, और जिसकी नीचे वाली चोटियाँ वो ऐसे दिखने लगेंगे कि यार यही मेन चोटियाँ हैं। जब उन चोटियों के ऊपर चढ़ोगे तो फिर अगले वाली चोटी दिखाई देगी, अगली वाली चोटी पर फिर अगले वाले दिखाई देगी। तो ऐसे ही हुआ हमारे साथ। 2 रात चलने के बाद जब तीसरी सुबह का वक्त हुआ तो एक चोटी आई, लगा कि यार यही टाइगर हिल टॉप है। जब उसके ऊपर चढ़े अगले वाली चोटी दिखाई दी, तब हम पूरा दिन चले, पूरी रात चले, पूरा दिन चले, वहां टॉप पर पहुंचे, फिर अगले वाले टॉप दिखाई दिए। तो तीसरी रात का वो मंजर मुझे आज भी वो याद है। हम घातक प्लाटून आगे आगे चल रही है, डेल्टा कंपनी हमारे पीछे पीछे चल रही है, डेल्टा कंपनी के पीछे हमारी एक चार्ली कंपनी थी वो चल रही है, और इस तरह से अगर पहाड़ी ये है तो इधर से हमारी एक अल्फा कंपनी इसको फायर कर रही है, ताकि दुश्मन को लगे कि इधर से दुश्मन ऊपर आएगा, हम तो पीछे से जा रहे हैं। तो तीसरी रात जब शाम के वक्त, दूसरे दिन जब शाम के हम जहाँ पर डिप्लॉयड हुए, वहाँ से टाइगर हिल टॉप ऐसे 500-550 मीटर रहा होगा, लेकिन अभी भी ये भरोसा नहीं था कि वो टॉप टाइगर हिल टॉप ही है, अगले वाला भी हो सकता है। तो तब हमने वहाँ पर जब अपने वेपन का डिप्लॉयड किया तो इस कैप्टन सचिन निम्बालकर, इन्होंने बोला, क्योंकि हमारी जो टीम के टीम लीडर थे कैप्टन बलवान सिंह, उन्होंने, बलवान यार मैं आगे के इलाके को थोड़ा सर्च करूँ। बोला हाँ सर कर लो। वो जब अपनी टीम को लेकर आगे सर्च करने गए तो वहाँ से उनके फॉरवर्ड बंकर शुरू हो रखे थे। तो पहुँच ही गए थे बस। हम बिल्कुल नज़दीक ही पहुँच गए थे। तो उन्होंने जो है, जब वो उनके नज़दीक पहुँचे, उनके ऊपर फायर खोल दिया। वो ठीक हमारे सामने हैं, अगर हम इधर से फायर सपोर्ट करते हैं तो अपने ही बंदे कैजुअल्टी हो सकते हैं। तो उधर से वो चिल्लाने लगे, यार कैसे करके बचाओ, आर्टिलरी फायर सपोर्ट भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी डिस्टेंस बिल्कुल 0 हो गया था। एक आरटी का बम जब गिरता है तो 250 मीटर रेडियस चारों तरफ वो पूरा ख़त्म कर देता है, उसका डेंजर इलाका। तो उनको बोला, फिर आश्वासन दिया, जैसे अंधेरा होगा आपको निकालेंगे। रात को लगभग 11:30 बजे जब अंधेरा हुआ, उनको निकाल के लेकर आए तो एक जवान को गोली लगी थी, बाकी जवान हमारे सेफ थे। जब आए तो आते ही कमांडिंग ऑफिसर ने तुरंत जो है आदेश दिया कि अभी हमला होगा। फिर हम रात को 12-12:30 बजे हमले के लिए चले, अटैक करने के लिए। तो पूरी रात चलने के बाद सुबह का वक्त था, बिल्कुल ऐसे खड़ी चट्टान जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। तो हम रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। दोनों तरफ दुश्मन था, लेकिन अंधेरे में नहीं दिखाई दिया कि यहाँ पर भी दुश्मन बैठा होगा, ये उनकी पोस्ट होंगे, बंकर होंगे। तो आपने वो रस्सी नहीं, रस्सी फेंकी, रस्सियों के सहारे हम चढ़ ही रहे। तो इंसान चलेगा, जब चढ़ेगा तो आवाज़ तो होगी, पत्थर भी फिसलेंगे, उनकी भी आवाज़ होगी। जब हमारी आवाज़ हुई, पत्थरों की गिरने की आवाज़ हुई, शायद वो सो रहे होंगे, एकदम से उनकी आंखें खुली, उनको लगा कि यार फौज आ गई है। तो उन्होंने इस तरह से फायर खोल दिया। इस तरह से फायर खोलते ही हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया, और तब तक हम केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए थे, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस था, सामने दुश्मन के फिर 2 बंकर। तो हम 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। तो वहाँ 4-5 बंदे थे उनको मार दिया। जब हमारा उनका फायरिंग चल रहा था तो वहाँ से टाइगर हिल टॉप ऐसे 50-60 मीटर रह गया होगा। तो टॉप पर तो उनकी एक कंपनी की स्ट्रेंथ डिप्लॉयड थी, पाकिस्तान की एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150। तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फ़ौज तो हमारे बहुत करीब आ गई। इतना ज़बरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी हुआ कि हम ऐसी परिस्थिति में थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत है, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत है। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। फिर हम दौड़ करके उनके बंकर में जा घुसे, उनकी डेड बॉडियों को निकाल करके बाहर फेंका, और अपने हिसाब से उसको मॉडिफिकेशन किया बंकरों का, और फिर वहाँ से हमने फायरिंग किया। 5 घंटे हमने फायरिंग किया। 7 लोग थे आप?
7 लोग थे। और 5 घंटे की लड़ाई हम अपने उस टीम लीडर, हमारे प्लेटून हवलदार मदन की बदौलत कर पाए, जो जिसके पास, क्योंकि उस 24 साल सर्विस थी, उसकी 24 साल का अनुभव था उसके पास। तो उस अनुभव से वो हमें कभी बाएं कभी दाएं वो लड़ाता रहा, हम लड़ते रहे। हिम्मत उन्होंने दी कि किस तरह से लड़ना है। तो इस तरह से 5 घंटे हमें हो गए थे लगातार। सुबह हो गई अब? सुबह तो हो ही गई थी, जब हम चढ़े थे तभी सुबह हो गई थी। अच्छा। अब और ज़्यादा सुबह हो गई थी। फिर हमने दिन में ही दिन भर लड़ते रहे। दिन के 10 साढ़े 10 बजे तक लड़ाई चलती रही। अम्निशन ख़त्म होने लगा। नीचे वालों को आवाज़ मारते हैं कि अम्निशन फेंको, तो उन्होंने अम्निशन फेंका, लेकिन वो 4 कदम दूर पड़ा, लेकिन उस अम्निशन को नहीं उठा सकते। हम इतनी उनकी गिरफ्त में आ चुके थे। चारों तरफ वो हैं, हम बीच में। जब अम्निशन समाप्त होने लगा, फिर हमने प्लानिंग किया कि यार अभी मरना तो है, लेकिन मरने से पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम मार सकते हैं हम मारें। तो जीवन में ऐसी बहुत सारी कठिन समय आता है जब लोग हताश और निराश हो जाते हैं कि अब क्या होगा। तो मैं उन नौजवानों को कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि यार इससे बड़ी और सिचुएशन शायद आपके जीवन में ना आए। तो लेकिन वहाँ पर अगर आप घबराओगे नहीं, मानसिक संतुलन को बिल्कुल बना करके रखोगे, तो उन्हीं परिस्थितियों से निकलने के रास्ते भी होते हैं, और सफलता के पहुंचने का मार्ग भी उन्हीं में छुपा होता है। हमें दिख क्यों नहीं पाता? क्योंकि हम नकारात्मक भावों में खो जाते हैं। नकारात्मकता इतनी छा जाती है कि हमें कोई पॉजिटिव चीज़ दिखती ही नहीं है, क्योंकि उस तरफ सोचने का कभी प्रयास ही नहीं हो पाता है। अब हमने जो नेगेटिविटी को नहीं आने दिया, लेकिन एक पॉजिटिविटी को रखा कि यार हमारे पास अम्निशन समाप्त हो रहा ना, उनके पास तो बहुत अम्निशन है, उनके अम्निशन को अपना अम्निशन बनाना है। कैसे बनाएं, इसके ऊपर हमने विचार किया। तो विचार करने के बाद निष्कर्ष निकल कर के आया कि यार जब ये पत्थरों से बाहर निकलेंगे तभी हम इनको मार पाएंगे, और जितनों को मारेंगे उतना ही हमारा अम्निशन और हथियार हमें मिलता हुआ चला जाएगा। लेकिन ये पत्थरों से निकलेंगे कब? जब हम फायर करना बंद करेंगे, जब उनको लगेगा कि ये तुम मर गए। हाँ। तो हमने ऐसी 3 अलग अलग पत्थरों के पास बैठ करके प्लानिंग किया, कोऑर्डिनेट किया कि अभी जब आर्टिलरी उनकी फायर करेगी, मोटर उनकी फायर करेगी, उस फायर में अपना फायर बंद कर देंगे। तो हमने उसी प्लानिंग के तहत जब उनका आर्टिलरी, उनकी मोटर ने आधाधुंध फायरिंग किया, उसी फायरिंग में अपना पहले उससे हमने शोर मचाया बहुत, और उसी फायरिंग के दौरान अपना शोर भी बंद कर दिया, फायर भी बंद कर दिया, चुपचाप बैठ गए। तो 20-25 मिनट तक जब हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ, तब उनके 10-12 बंदे हमें चेक करने के लिए कि जिंदे हैं मर गए हैं कितनी संख्या में। जब हमारे बहुत करीब आए तो हमने आपस में कोऑर्डिनेट किया था, एक साथ उनके ऊपर फायर खोला। 1-2 बचा होगा, सबको हमने मार दिया। तो फिर उनके हथियार, उन्हीं का अम्निशन लेकर के हम फायर करने लगे। सर कैसा लगता है ये, जब मतलब आपने पहला किल तभी किया था उसी टाइम पे कारगिल में ही? नहीं, हाँ, कारगिल में या किया उससे पहले ऑपरेशन? ऑपरेशन में कश्मीर में किए थे। तो क्या मतलब जब पहला मतलब आपकी गोली से कोई मरता है तो क्या सी फीलिंग आती है उसके बाद? नहीं तो एक देखिए वहाँ पर फीलिंग ये आती है कि यार इसको मरने से मेरे कितने राष्ट्रवासी सुरक्षित हो गए, और अगर तुम इसको नहीं मारोगे तो तुम्हें मार देगा, और तुम मर जाओगे तो न जाने कितने लोगों को और मार देगा। तो राक्षस है, इसको मारना ही जरूरी है। तो वहाँ ऐसे नहीं आता, वो दया भाव नहीं आएगा, किसी निर्दोष को नहीं मार रहे हो आप। बिल्कुल। तो वहाँ वो यही भाव आता है कि यार हमने एक दुश्मन को मार दिया।
तो ये 10-12 लोगों का अपना अपना जो लेके आए थे बंदूक बंदूक सब आपके पास है? सब हमारे पास बंदूक हो गया, उनका अम्नेशन हो गया, फिर हमने फायर करना शुरू किया। लेकिन एक दो जो बचे थे ऊपर की तरफ भागे। फायर खुलता है तो स्ट्रेंथ का पता चल जाता है कि यहाँ कितने लोग हैं। तो उनको लग गया कि हाँ यहाँ पे 10-12 ही बंदे हैं। विद इन 30 मिनट 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला किया। तो पहले उन्होंने 20 मिनट तक जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे उनका फायर खोला। फायर बंद करते ऊपर से पत्थर फेंकने, ग्रेनेड फेंकने शुरू किए और धीरे धीरे वो नज़दीक आने लगे। जब वो बहुत नज़दीक आए लेकिन फिर भी हम फायर नहीं खोल रहे थे। हमें मालूम था कि फायर खोलते ही लोकेशन पता चल जाएगी और वो दूर से दूर हमें आसानी से मार देगा। तो नज़दीक आए तो उनको हमारी LMG लाइट मशीन गन वो नज़र आ गई। सीधा उसी के ऊपर उन्होंने गोला गिरा दिया। वो वेपन डैमेज हो गया। उस वेपन को डैमेज होते ही उसको चलाने वाले जवान थे, उनको भी पत्थर लगे। जैसे प्लाटून हवलदार बैठा था उसकी तरफ वो दौड़े। वो प्लाटून हवलदार के आखिरी शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं कि उस वेपन के जस्ट बाईं तरफ में बैठा हुआ था। मुझसे बोला, योगेंद्र इस LMG को उठा करके फेंक, दुनिया में इसके सिवाज कोई बचाने वाला नहीं। तो मैंने वो हथियार उठा करके उनकी तरफ फेंका तो मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई। 7 पाकिस्तान के जवान जिस पत्थर से हम फायर करे उसी के ऊपर खड़े हुए। मैं इतना बोल पाया, सर ये तो ये बहुत नज़दीक आ गए, कहाँ पर ये खड़े। मेरी आवाज़ भी वहाँ तक चली गई होगी। उन्होंने सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका तो एक मेरे पीछे लेट करके फायर कर रहा था एक साथी, दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा। उसकी यहाँ से उंगली कट करके दूर जा करके पड़ी। तो जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। उसको लगा कि उसका हाथ कट गया है। तो मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा। मैं कहा, सर हाथ नहीं कटा, उंगली कटी है। आश्वासन दिया, उनको फर्स्ट एड किया। एक और जवान था वो भी जख्मी हो गया, उसको भी फर्स्ट एड दिया। हम सभी ने बोला, आप लोग ऐसे करो, नीचे कूद जाओ, आप फायर नहीं कर सकते हो, लड़ नहीं सकते हो। तो उन्होंने बोला, नहीं यार, जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है, मरना है तो तुम्हारे साथ मरना। तो हम जैसे तो बिल्कुल नए रिक्रूट थे। इससे बड़ी और प्रेरणा हमें क्या मिल सकती थी। फिल्मों में हम देखते हैं कि गर्दन कटती है, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है। मैंने उन पलों को जिया है कि किस तरह से एक सैनिक के अंग कटते हैं लेकिन अंगों की परवाह नहीं करता, फिर भी वो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। मैंने उस पल को भी जिया कि एक जवान को मेरे ठीक सामने यहाँ पे गोली लगती है, जिधर से पूरा उसका भेजा निकल करके बाहर निकल जाता है। मैंने उस पल को भी जिया कि जब मेरा एक ट्रेनिंग का साथी, रूममेट थे हम, ग्रेनेडियर अनंतराम, उसको यहाँ सीने में गोलियाँ लगती हैं और फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती हैं। उन पलों को भी जिया मैंने। तो एक तभी हमारा एक लैस नायक था, उसके पास स्नाइपर राइफल थी। उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आ रहा था, तो उसकी हेल्प के लिए हमें भेजा। जैसे ही वहाँ से जाने लगा तो शायद मेरा मूवमेंट उनको नज़र आ गया होगा। उन्होंने ऊपर से फिर ग्रेनेड फेंका तो ग्रेनेड का एक स्प्लेंडर मेरे भी घुटने के नीचे लगा। मुझे भी लगा कि मेरे घुटने से पैर कट गया है। फिर देखा नहीं, पैर तो है, इसको ऐसे फर्स्ट एड करने लगा। तभी एक और ग्रेनेड गिरा, उससे यहाँ से ये पूरा कट गया। इसको कटने के बाद पूरा चेहरा शून्य हो गया, लगा कि आंखें चली गई हैं। बहुत देर के बाद आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान खून की धार बह रही है। बहुत देर तक खून को, ब्लड को साफ करता रहा लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर मैं अपने उस साथी के पास पहुंचा, पहाड़ी से पीठ लगा करके हम बैठे हुए। तो उनको वो बोला, सर मेरा फर्स्ट एड कर दो। जब वो फर्स्ट एड करने लगे हैं तो यहाँ पे गोली लग जाती है उनको। इधर से पूरा भीड़ निकलता है, पीछे की तरफ ऐसे लौटता हुआ। तो ऐसे बैठा था मेरी बगल में ही ग्रेनेडियर अनंतराम, जो मेरा ट्रेनिंग का साथी था। मैं उसको बोला, सर क्या हुआ? बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? उसको से सीने में ब्रस्ट लगता है, वो पीछे की तरफ ऐसे लेटता है, मेरी गोद में आ जाता है। तो ये 7 में से 6 के 6 लगभग चले जाते 6 के 6 बिल्कुल लड़ते लड़ते शहीद हो जाते। आपकी आंखों के सामने?
मेरी आंखों के सामने मैं भी उनकी तरफ से मर चुका होता। तो उनका एक साथी जो उनका कमांडर था उसने बोलता रिचेक करो इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। ये आ गए पाकिस्तानी वाले, हाँ आ गए अब। पाकिस्तानी बिल्कुल ऐसे आ गए थे। फिर उन्होंने आकर के हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर जब गोलियां दागते थे तो बॉडी ऐसे चलती थी ऊपर की तरफ। मैं ये सब कुछ देख रहा था, सह रहा था। उसने आकर के ऐसे गोली मारी तो मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी मुझे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से धुआं निकल रहा है, लेकिन गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया इनमें से कोई जिंदा नहीं है। आपको कितनी गोलियां मारी उन्होंने? 17 गोली लगी। 17? और आपने आ तक नहीं करी? नहीं, वो 3 बार उन्होंने गोलियां मारी हमारे। तो जब उनको यकीन हो गया इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है, तो क्या जो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया, हमारी बॉडियों के अंदर बूट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे, पत्थर मारने लगे। ये सब कुछ पड़ा देखता रहा, सहता रहा, बस एक मौके की तलाश में था। फिर ये सब कुछ तांडव करने के बाद जहाँ से हम रात को चले थे लगभग 500 मीटर नीचे, वहाँ हमारा पोस्ट था। तो टाइगर हिल की बगल में मस्को वैली है। उन्होंने मस्को वैली को मैसेज दिया जो नीचे हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। ये आवाज़ जब कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि यार आज तो पूरी टीम ख़त्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। तो अगर आप निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं तो वो शक्ति जरूर साथ देती है। चुपचाप पड़ा था तो उनके कमांडर ने बोला कि इनके हथियार उठा लो। तो उनका एक जवान आकर के गोलियां मारने लगा, एक हथियार उठाने लगा। तब तक मन के अंदर एक विश्वास पैदा किया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी तो मैं जिंदा रहूंगा, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके ले जाए, मैं उप तक भी नहीं करूंगा। ये सच है। आप अपने मन मस्तिष्क के अंदर कोई दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं, एक विश्वास पैदा कर लेते हैं, तो आप असंभव लक्ष्य को भी संभव बना सकते हैं। पड़ा हुआ था, हुआ है, दोबारा से गोलियां मारी, फिर भी मेरी पैर में, बाजू में गोली मारी चला गया। 2 कदम चलने के बाद फिर वापस मुड़ा। उसको कुछ आभास हुआ होगा। उसने राइफल जब सीने की तरफ करी तब लगा यार योगिंदर अब नहीं बचूं। जब तक मौत नहीं आई है उसको कोई मार भी नहीं सकता है। और इस देश को भारत माँ बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं, बल्कि एक सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा, तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स रखा था, पैंट फट गई थी पीछे से, इसलिए पर्स यहाँ पे रखा हुआ था। उसमें भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के रहे थे, वो भी इकट्ठे थे। गोली लगी तो जाकर के सिक्कों से टकराई, रिकोचेट हो गई। उस गोली के धक्के से मुझे खुद लगा कि यार मैं मर गया हूँ, लेकिन अगले ही पल मुझे आभास हुआ कि मैं तो जिंदा हूँ। तब एक मंतर मन से आवाज आई कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। तो मेरे पास एक ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसके पिन निकाल करके इस तरह से फेंका। कोट के अंदर हुड लगे हुए थे। अच्छा। तो हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा, उसके पीछे कोट में ही फंस गया वो फंस गया। और जब तक वो निकाल पाता ग्रेनेड गया फट, यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वहाँ पर हमारे ऊपर आकर गया। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। तो उससे आपको आइडिया भी आया एक कि खड़े होके अलग अलग जगह से खड़ा तो हो ही नहीं सकता मैं, खड़े बिल्कुल नहीं हो सकते थे। पूरी पैर फटा हुआ है, पूरे मसल फट गया पैर का। अच्छा। तो खड़ा तो हुआ ही नहीं जाएगा। तो जब मैंने एकदम से उसकी ऐसे पड़े पड़े उसकी राइफल को उठाने की दोनों हाथों से कोशिश करी, ये हाथ तो पूरा
हिला ही नहीं, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला इसका। एक हाथ से राइफल उठाई, वहाँ से फिर ऐसे फायरिंग किया तो उनके 3-4 बंदे और मारे गए। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तब उनको लगा कि यहाँ पर अकेला नहीं है, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। फिर वहाँ से वो भाग खड़े हुए। इनको लगा और ज्यादा लोग आ गए। हाँ, नीचे जब से आपने अलग अलग पत्थरों से फायरिंग किया। यस, तो तब वो वहाँ से भाग खड़े हुए। तो तब मैं 4-5 मीटर तक खिसकता रेंगता हुआ फायर करता उनके पीछे गया। 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, और सब कुछ छोड़ करके वो भागते हुए जा रहे हैं। बहुत देर वहाँ पे पड़ा रहा मैं। फिर मेरे दिमाग में तो उस समय यही था कि मेरे नीचे वाले साथियों को बचाना कैसे भी करके। फिर मैं धीरे धीरे रेंगता घिसटता अपने उन साथियों तक आया जो शहीद हो रखे थे। फिर मन में आया कि इनमें से कोई हो सकता जिंदा होगा। आकर के एक एक को देखने लगा। किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले बाहर थे। वो 8-10 मीटर के इलाके में लाशों के ढेर लगे हुए थे। उनके बीच में पड़ा हुआ रोता रहा, घंटों रोया होगा। जहाँ तक नज़र जा सकती थी सिर्फ पत्थर और बर्फ के सिवा कुछ नहीं दिखता था। 19 साल की उम्र थी, 2.5 साल की सर्विस। न उम्र का तजुर्बा, न सर्विस का अनुभव। रोते रोते फिर अपने आप को संभाला, मन को शांत किया। जाना है नीचे, कैसे जाऊं? रात को रस्सियों के सहारे किधर से चढ़ करके ऊपर आई नहीं पता है। किधर हिंदुस्तान है किधर पाकिस्तान है नहीं पता है। सोचता रहा, पड़ा रहा, मन को शांत किया। तो वहाँ मैंने ये अनुभव किया जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो हमारा माइंड शांत होता है। और आपने देखा होगा कि जितना पानी शांत होता है उतना गहरा भी होता है। उसकी तलहटी तक हम देख भी सकते हैं। बहते और उबलते हुए पानी में हम कभी उसकी सतह को नहीं देख पाते, ना ही कोई निष्कर्ष निकाल पाते। तो मैं अपने आप से कनेक्ट हुआ। अपने आप से कनेक्ट होने का मतलब है कि अपनी आत्मा से कनेक्ट होना। आज अगर हम देखते हैं कि मैं कनेक्ट हूँ अपने आप से, हम अपने आप को क्या समझते हैं? ये शरीर अपने आप को समझते हैं। हम ये शरीर नहीं है, कुछ और भी है जो बहुत गहरा है। हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर सिर्फ एक साधन है, वो माध्यम है कि इस धरती पर जो वो जीव आत्मा कुछ काम करने के लिए आई है तो इस शरीर का सहारा लिया है और इस शरीर से वो काम करा रही है। हम ये नहीं, ये शरीर तो एक दिन छूट जाएगा लेकिन हम नहीं छूटेंगे। न जाने कितने जन्म हमारे इस धरती पर हुए होंगे, कौन कौन सी योनियों में हम इस धरती पर रह करके चले गए होंगे। आज हम वापस मनुष्य जीवन में। इस शरीर को जितना हम सजाने की संवारने की चेष्टा करते हैं, अगर हम अपनी आत्मा को उतना सजाने और संवारने में लगाएं तो न जाने कितना ऊर्जा हमारे अंदर आ सकती है। ये तो बस का एक खोखा है। बस नहीं चलती है, बस का इंजन उसको चलाता है ना। गाड़ी नहीं चलती ना, गाड़ी का इंजन चलाता है और एक समय के बाद गाड़ी के इंजन की सर्विसिंग होती है, तब वो सुचारू रूप से उसको चलाती है। हमने आज तक क्या आप लोगों ने अपने उस आत्मा रूपी इंजन की कभी सर्विस किया? नहीं किया। ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ हमने ध्यान ही नहीं जाता है। क्योंकि जब बहुत बड़ी समस्याएं हमारे सामने आती है ना, तभी हम भगवान को याद करते हैं। कभी हम पूजा पाठ ये, और आज बड़े खुश होते हैं हम सब ना कि हाँ मैं तो पूजा करता हूँ। क्या करते हैं? भगवान की मूर्ति होती है, कोई मंदिर में जाते हैं, प्रसाद लेकर के जाते हैं, फ्रूट चढ़ाने जाते हैं, वहाँ पर ऐसे ऐसे जा करके जो ना दीपक से उससे
वो हम क्या कर रहे हैं, एक दिखावा कर रहे हैं। सच में जब हम इंसान अपने आप से कनेक्ट होता है ना, इतने आत्म संतुष्टि और आत्म सुख प्राप्त होता है, और इस संसार की किसी भी समस्या जो परिस्थितियां हैं, सारे समाधान हमारे ही पास है। वैज्ञानिक बोलते हैं ना, ये वाला हिस्सा जो है, ये सर है, माइंड की इतना थॉट है। आध्यात्म इसको बोलता है पूरा ब्रह्मांड है, और वास्तव में ये ब्रह्मांड ही है। जब आप अपने अपने से कनेक्ट होगे ना, आप देखोगे कि हाँ, एक तरफ पूरा ज्ञान है, एक तरफ प्रकाश है। प्रकाश और ज्ञान जब एक साथ मिलते हैं तो कितनी बड़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो उस समय जब ये चल रहा था, हाँ, आप पूरा व्यथा भी आपकी बाहर आ गई कि भाई सब कुछ खत्म हो गया है, यहाँ पे मर गए, अपना सिचुएशन पता नहीं कि 17 गोलियां लगी हैं, तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी था उस समय। हाँ, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था ये, यही स्पिरिचुअल था, ये आध्यात्मिक जो है, मुझे वो अनुभव वहाँ पे हुआ। उससे पहले आपको ये कभी मतलब उस तरफ ध्यान नहीं गया था? नहीं, उससे पहले मैं बचपन से वैसे था, हाँ। ध्यान व्यान करता था मैं, पूजा पाठ भी था, लेकिन इतना गहराई में जाकर के कभी सोचने का मौका नहीं मिला या सोचने की कोशिश नहीं करी। जो कनेक्ट आपने बोला, हाँ, वो तब आया? वो तब आया वो कनेक्ट। तो जब वो कनेक्ट होता है तो तब मैं एक दर्द तो बिल्कुल ही ख़त्म था। लोग प्रश्न भी पूछते हैं, शायद आपके मन में भी प्रश्न होगा कि गोलियां लगती हैं तो दर्द कैसे नहीं हुआ। आज अगर थोड़ी सी एक कील चुभ जाती है तो उस दर्द की पीड़ा से सहनीय हो जाता है। वही मैं सोच रहा था कि 17 गोली लगने के बाद एक आंख तक कैसे नहीं, कैसा लगता है जब गोली लगती है, कैसा क्योंकि लगता है? इस मैं आपको बोल रहा था ना कि ये शरीर हम नहीं हैं, हम कुछ और हैं। मन से दर्द होता है, शरीर से कभी दर्द नहीं होता। तो एक बार अगर आपने अगर सोच लिया हाँ, था? नहीं, आप देखिए, आपका माइंड जहां पर होगा, माइंड की गति है, मन की गति बोलते हैं, प्रकाश की गति से भी 100 गुना ज्यादा है ना। मन जहां पर होगा उसी तरह की आपकी फीलिंग होगी। आपका मन अभी बैठे बैठे जो है किसी बागों के, गुलाब के फूल के बाग में पहुंच जाए तो गुलाब की खुशबू का एहसास आपको होने लगेगा। तो माइंड जहां पर होगा उसी तरह का एहसास होगा। उस समय शरीर के साथ माइंड कनेक्ट नहीं था। माइंड था कहां था? अपने उस लक्ष्य के ऊपर था। तो माइंड तो उसके बारे में सोच रहा है ना, अब उसको कैसे मुझे पूरा करना है, उनको कैसे बचाना है। वो शरीर के साथ कनेक्ट नहीं था। क्योंकि अगर शरीर के साथ, मैं ये कहता हूं, अगर शरीर में अगर दर्द हो तो मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो वहां माइंड था उसमें, वो सोचता रहा, तब ये आध्यात्मिक अनुभूति का हुआ। तब एक आवाज सुनाई दी, जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैंने पहली बार इग्नोर किया। ऐसा तो नहीं कोई दुश्मन हो, कुछ भी हो, क्या हो। फिर दोबारा से नाम लेकर के बोला, योगेंद्र इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। तो हाथ तो टूट करके लटक गया था। हड्डियां जब आपस में टकराती तो असहनीय पीड़ा होती थी। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, बंधा नहीं, लगा कि कट गया है। फिर मन में आया कट गया, तोड़ के फेंक देता हूँ। तब इसको तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं। पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, फिर उस बताई हुए रास्ते से नीचे की तरफ लुढ़का। 500 मीटर लुढ़क करके नीचे आया। पत्थरों में लुढ़केंगे कितने जख्म हो सकते हैं, और हड्डियां भी टूट सकती हैं। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सही में आप अपने आप से कनेक्ट हुए तो परमात्मा से कनेक्ट हुए। परमात्मा ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया, आप हजारों फुट ऊपर से नीचे गिर जाना, आपको कुछ नहीं हो सकता। और अभी आप देख भी रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भूकंप से गिर गई, और जिंदगी उसने अगर जिसकी बचा जुड़ा हुआ था, वो बच्चे बच्चियां आज भी उन्हीं बिल्डिंगों के नीचे से जीवित निकल रहे हैं।
मौत इंसान की फैक्ट है, सच्चाई है, मरना है हमने। मरता भी इंसान नहीं है, ये शरीर ही मरता है। वो तो फिर भी चली जाएगी आत्मा निकल करके कहाँ, फिर दूसरे शरीर में आ जाएगी। हमें पता है कि शरीर छोड़ना है, जाना है, लेकिन फिर भी हम इतनी माया में फंसे हुए हैं, ये हमारा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कुछ नहीं। हम सिर्फ इस धरती पर जो हमारे पास आज है उसके क्या है, केयर टेकर, देखभाल करने वाले, हमारा कुछ नहीं। उसका उपयोग करते हैं, केयर करते हैं, फिर इसको छोड़ करके यहीं चले जाते हैं। वहाँ से लुढ़क के नीचे गया तो कोई और, जो ग्रेनेड लगे थे, गोलियां लगी थी, उसकी जख्म के सिवा मुझे कोई जख्म नहीं था। ऐसे नाले में लटका हुआ था, नाले में लटका हुआ था। तब मुझे लगा यार मैं तो पाकिस्तान की तरफ आ गया। नीचे देखा तो मुझे मेरे साथी नज़र आए, उनको आवाज़ दिया, वहाँ से उठा करके मुझे लेकर के गए। तो जिस तरह से आप फिल्मों में देखते हैं कोई ग्रेनेड फटता है, उसके पूरे ड्रेस के चीथड़े हो जाते हैं, फट जाती है, सेम कंडीशन थी। कोई कह ही नहीं रहा था कि जिंदा रहेगा, सबको लगा कि थोड़ी बहुत देर के बाद मर जाएगा, लेकिन मेरे मन के अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूँगा। मैं उनको बोला सर मुझे कुछ नहीं होगा, सर एक पोस्ट को बचा लो कैसे भी करके। तो फिर पीछे ये दिन का 1:30-2 बज चुका था, पीछे कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया। वहाँ से फिर मुझे कोई ऐसा संसाधन नहीं था जिस पे लिटा करके बिठा करके मुझे ले जाया जा सके। जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। फर्स्ट एड तो दिया। और ये भी है कि पहाड़ियों पर चढ़ना बहुत आसान है लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है। तो धीरे 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 करके वो मुझे, वहाँ शाम हो गई थी जब मैं कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुँचा। दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था, तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता है? मैं कहा नहीं साहब, आवाज़ सुनाई दे रही है। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशहाल चंद ठाकुर। मैं कहा जय हिंद साहब, बहुत तेज़ सर्दी लग रही है। तो मैं टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप चलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। बारूद की वजह से पूरी जबान ऐंठने लगी थी। मैं कहा साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। बोला पानी नहीं मिलेगा। तभी एक डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने बोला नहीं मैं पानी पिलाता हूँ। ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी सी और एनर्जी महसूस हुई। फिर वो वार्तालाप करने लगे, पूछने लगे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो तमाम घटनाक्रम उनको मैंने वहाँ पे बताया। बताने के बाद बोलते हैं जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्युनिशन और फील्ड पट्टी की है। खाने के लिए? मैं कहा सब खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती। ये पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट, हाँ, एक बड्डी पियर, सिर्फ 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। सर भूख ही नहीं लगती। 72 घंटे में सिर्फ आधा बिस्किट का पैकेट खाया आपने? तो तभी जान कहाँ से थी इतना सब करने की? जान तो अपना आप आ जाती है आपकी। आपके क्या आप ये खाना खाते हैं, खाने से जान आती है? खाने से कभी जान नहीं आती। जान आपको अपनी आंतरिक शक्ति से आती है। और आंतरिक शक्ति एक्टिवेट तब होती है जब सच में किसी काम को के प्रति आपका 100% डेडिकेशन है, यानी आप उसको आत्मा से जी रहे होते। 10 दिन की भूखी औरत, उसका बच्चा अगर घर में है और आग लग जाए वो कूद जाएगी उस आग में। 10 दिन की भूखी औरत, उसका बच्चा अगर गंभीर बीमारी हो जाए वो इतनी तेज दौड़ते हुए डॉक्टर के पास चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उस चीज से उसका लगाव है, वो आत्मिक ऊर्जा उसको ताकत दे रही है। कई बार खान पान के भी बारे में बहुत सारी डिबेटें होती हैं, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, है, इससे ये चीज़ मिलती है, वो चीज़ मिलती है, ये प्रोटीन, ये सारा है, ठीक है। बट आपको अगर सच में अगर ऊर्जा मिलती है तो वो आपकी आत्मा से मिलती है, आपके उस स्वभाव से मिलती है, आपके उस डेडिकेशन से मिलती है, आत्म समर्पण से मिलती है। हम सब कुछ प्राप्त तो करना चाहते हैं लेकिन अपना समर्पण नहीं करना चाहते। समर्पण करके देखो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सर आप जब वहाँ पे चले गए
फिर हॉस्पिटल में आपको पता ही नहीं भाई कहाँ गए, फिर आप जब उठे तो कश्मीर हॉस्पिटल में थे, श्रीनगर। तो उसके बाद 16 महीने शायद लगे आपको। बिल्कुल वहीं पर जब 3 दिन के बाद हो शायद देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। वहीं पे मुझे पता चला कि उसी रात को दोबारा से हमला हुआ और टाइगर हिल टॉप के ऊपर बिना कुछ कैजुअल्टी के विजय पताका फहरा दिया और मुझे भी वहाँ से दिल्ली बेस हॉस्पिटल रेफ़र किया। 16 महीने हॉस्पिटल में रहा और 16 महीने के बाद मैं वापस फिर भारतीय सेना में गया और 25 साल 5 दिन की सेवा करके अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। लेकिन मेरे जो दायित्व और कर्तव्य हैं उनसे निवृत्त नहीं हूँ। और कोई भी इंसान नहीं होता है अपने आप माइंड में सोच लेता अब मेरा सब कुछ हो गया। नहीं, हम सबके कुछ न कुछ दायित्व और कर्तव्य हैं अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति। हमें उनका निर्वाह करना चाहिए। आपको अब क्या लगता है कि क्या आपका कर्तव्य बचा है अभी? मेरा कर्तव्य तो बहुत बचा है। क्योंकि ये 65% इस देश का यूथ है और यूथ देश की ताकत होती है, शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। अगर ये शक्ति, ये ऊर्जा, ये ताकत इस राष्ट्र निर्माण में लगे तो राष्ट्र कितना सशक्त, समृद्ध और पावरफुल बनेगा। तो मेरा प्रयास यही है, मेरा दायित्व तो यही है कि मैं जगह जगह जाऊं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एनजीओ, कहीं पर भी वहाँ यूथ के से कनेक्ट हूँ और यूथ को इस राष्ट्र निर्माण में लगाने की चेष्टा, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति की भावना जागृत करने का मैं प्रयास पिछले 22 साल से कर रहा हूँ। जब तो सेना में था और अभी 1 साल हो गया सेवानिवृत्ति के बाद। तो अब और ज़्यादा मुझे मौके मिल रहे हैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का, उनके पास जाने का। तो पहले तो सेना की बंदिशें थीं, लेकिन अभी कोई बंदिशें नहीं है और मेरा मुख्य काम है कि नौजवानों को देश के साथ कनेक्ट करें। क्योंकि एक वर्दी पहनने से सैनिक नहीं होता है, सैनिक भाव से होता है, भावनाओं से होता है। हम किसी भी ऑफिस में बैठे, किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर सैनिक जैसी भावनाएं हैं तो हम सैनिक ही हैं। क्योंकि सैनिक की भावना कैसी होती है, वो निस्वार्थ भाव से काम करता है, दूसरों के लिए काम करता है, देशवासियों के लिए काम करता है और राष्ट्र के लिए काम करता है। सर, जब ये अभी कुछ पिछले साल की बात है या उससे पिछले साल की, जब अग्निवीर स्कीम का लॉन्च किया गया था, तो आपने देखा कि किस तरीके से देश भर में, कम से कम उत्तर भारत में काफ़ी हुआ कि जहाँ पे ट्रेनों को जलाया गया, सड़क पे उत्पात किया गया, ऐसे बच्चों द्वारा। उसमें भी रहे होंगे कुछ असामाजिक तत्व, लेकिन ज़्यादातर लोग थे कि जो चाहते थे कि आर्मी में जाना चाहते थे देश की सेवा के लिए। और आज भी वो एक रेजिस्टेंस है कि 4 साल की तो क्या ही ये है, हमारे तो पूरे जीवन के लिए होना चाहिए, या 20-25 साल, कम से कम 15 साल का जो वो है। आप इसको कैसे देखते हैं, या अग्निवीर की स्कीम को, या ये जो नया 4 साल का जो कॉन्सेप्ट आया है, या जो रेजिस्टेंस आपने देखा, कैसा लगा आपको? कि जो आपने कहा ना भाव, वो आर्मी में जाने के बाद शायद एक आर्मी भी ट्रेनिंग होती है, वो वहाँ पे भी आता है, लेकिन ये भाव यहाँ पे बिल्कुल मिसिंग था। नहीं, एक चीज़ होती है कि क्योंकि जो यूथ है, मैं बता रहा हूँ ना, वो एक ऐसी अवस्था से गुजर रहा होता है ना। ये 18 से 22 साल के जो लड़के हैं, उनमें हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनमें आवेग होता है, आवेश होता है ना, जोश होता है, लेकिन होश की कहीं ना कहीं कमी होती है। तो उस हार्मोन्स चेंज में आप कोई भी उसको किस तरह से गाइड कर रहा है, वो तो उसी तरफ से मुड़ जाता है। तो एक आप जो है तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उस समय बीच में कोविड हो गया, भर्तियां नहीं हुई, फिर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते एकदम से अचानक से, क्योंकि उनका सपना था कि हम 20 साल 22 साल अपना पूरा जीवन अपने फौज के साथ, देश को साथ देना चाहते हैं, वर्दी के साथ देना चाहते हैं। तो अचानक से ये बदलाव लाए गवर्नमेंट। तो वो, क्योंकि कोई भी परिवर्तन होता है
तो उसका एक साथ एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, उसका विरोध होना ही लाजमी। तो उस समय जब ये हुआ तो बच्चों को दूसरे लोगों ने गाइड कर दिया, ये तो तुम्हारे बरखिलाफ है, तो वो बच्चे उसी तरह से जो है एक्ट करने लगे और इस तरह से जो है उन्होंने देश की संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान किया। ये योजना के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो कोई भी योजना जब होती है, देश कुछ ना कुछ सोच विचार करके लेकर के आते हैं कि इस तरह से शायद दूसरा प्रयास हो। लेकिन मेरा जो मानना है कि हम अभी उस लेवल वाले नहीं हैं और हमारा देश बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। इसका प्रयोग करना था तो एक शायद जो हमारी स्थायी भर्ती जो प्रक्रिया चल रही थी वो भी चल रही होती और ये अग्निवीर का कॉन्सेप्ट भी होता, तो ये देश हित में बहुत बड़ा लाभदायक होता। किस तरह से कि 4 साल फौज में कंपलसरी हो गया है, आएगा तो उसके बाद वो उसको सरकारी या दूसरी कोई जॉब मिलेंगी, तो जो एक ट्रेनिंग करके जब बंदा वापस आएगा तो उसके अंदर क्या होगा, वो खुशी खुशी आ रहा है, खुशी खुशी वापस जा रहा है, तो उसके अंदर वो सैनिक वाले भाव रहेंगे, कहीं भी काम करेगा तो उसी की डेडिकेशन से करेगा। लेकिन आज क्या है, इसमें फ़र्क हो गया है। अब उसको सीधा ही बोल दिया आप सिर्फ 4 साल रहेंगे, स्थायी भर्ती बंद है, 25% इसमें से जाएंगे स्थायी होंगे, पर 75% वापस आएंगे। तो जिस दिन वो जाएगा उसी दिन से उसका 4 साल कॉन्सेप्ट पूरा है, 48 महीने का। 48 महीने के बाद की अपनी लाइफ को शुरू करेगा वो, या जाने के बाद मुझे क्या करना है। ये लड़ाइयाँ जो है, लड़ाइयों के बारे में हम बात करते हैं, बोला ये ऐसे लड़ाई ऐसे नहीं जीती जाती है, ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है। लड़ाई जीतने के लिए, लड़ने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। क्या? आत्मिक लगाव। जब आप उसके साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो, कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे कि यार मुझे ये पता है कि मुझे यहाँ पे यार 2 दिन रहना है और 2 दिन रह करके मैं इस घर को जो है ना अपना सब कुछ दे दूं, नहीं दे पाऊंगा, जबकि पता मेरा घर है ही नहीं। नाम, नमक और निशान 3 मंत्र होते हैं युद्ध के। नाम किसका है? यूनिट का नाम, जिसके साथ में आप जो है ना जीवन में, अभी मैं जब तक मैं मरूंगा मेरे साथ में मेरी यूनिट और रेजिमेंट का नाम जुड़ा हुआ है। रात को कोई सपने में भी 18 ग्रेनेडर की बात करेगा तो मेरे कान खड़े हो जाएंगे, है ना। वो मेरी रूह में समाहित हो गया है। उस यूनिट की तरफ अगर कोई बात करेगा तो खून खौल उठेगा, क्योंकि वो मेरा घर है। तो वहां जब मेरा अपनापन, आत्मिक लगाव वाली भावना इन 4 साल में उसको नहीं आ सकती। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमने सोचने पर जो है विफल हुए हैं। शायद हो सकता है सरकार आगे सोचे और इनको परमानेंट करने पर का सोचे। सर ये बताइए, जैसे बहुत सारी बात होती है बाहर के देशों में, अमेरिका में और वेस्ट में खासकर ये होता है कि पीटीएसडी का एक कॉन्सेप्ट है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि जब वॉर से जब सैनिक वापस आते हैं तो उनको वो फ्लैशबैक्स होते रहते हैं, तो उससे मानसिक संतुलन और तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। तो क्या आपको ऐसा कुछ लगा, या अध्यात्म का जो कनेक्ट हुआ उसने आपको उस तरीके से उस सब से बचा लिया? बिल्कुल, ये पीटीएसडी होता है, इससे बचने का बस एक ही तरीका है कि आप आध्यात्म से जुड़ो। तो जो आप करके आए, क्योंकि हमें मालूम है कि जो है लड़ाई के क्षेत्र में मर तो एक इंसान ही रहा है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे अपने बंदे। हम अगर जब उस आध्यात्म में जाकर के हम देखते हैं कि यार पूरी धरती एक है, और वास्तव में एक है, उस धरती के उस
जमीन पर रहने वाले व्यक्तियों का भाव उस जमीन से किस प्रकार का है, वो वहां की संस्कृति, वहां का जो है जो कल्चर है, वहां के जो रीति रिवाज हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। यही जब अखंड भारत की बात करते हैं, है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये तमाम हमारा ही तो है, अखंड भारत ही है। लेकिन अब पाकिस्तान उसमें से अलग है, हिंदुस्तान, ये अफगानिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है। जो ये अब ये देश का जो ज़मीन है, इसी में, इस ज़मीन में रहने वाले लोगों की एक ज़मीन के साथ में एक आत्मीयता जुड़ी है, इसलिए इसको भारत माँ बोलते हैं। माँ जैसे भाव अपनी इस मिट्टी से रखते हैं। नदियों को पूजते हैं, हम पत्थरों को पूजते हैं। मंदिर में जो है पत्थर ही है, हाँ? ऐसा तो है नहीं सजीव बैठे हुए हैं, लेकिन हमें उन पत्थरों में भी सजीवता दिखती है। नदियों को हम माँ गंगे कह रहे हैं ना, माँ का दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि जो हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति है बहुत विराट है। वो यही एक हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति है जो सीधे सीधे नेचर से जुड़ी है, प्रकृति से जुड़ी है? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि परिवारवाद की प्रथाएं हैं, परिवार वाला कॉन्सेप्ट है, बाहर में नहीं है। बाहर अभी आप अमेरिका की बात कर रहे थे, 18 साल का बच्चा होने के बाद घर से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे यहाँ निकालते हैं क्या बच्चे को? वहाँ उनका जब बच्चा बाहर निकलता है तो बच्चा उन माँ बाप से बच्चे का कोई कनेक्ट होता ही नहीं है। हमारे यहाँ पर माँ बाप को भगवान के रूप में पूजा जाता है। वहाँ वृद्धाश्रम बनाने की बात होती है, लेकिन हमारी संस्कृति में वृद्धाश्रम का नहीं, बल्कि वृद्धजनों की सेवा करने की बात होती है। हम नदियों को, हम पहाड़ों को, हम पेड़ों को क्यों पूजते हैं? क्योंकि वो नेचर है। अगर वो समाप्त हो गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ऐसा कल्चर ऐसा कहीं है? कहीं नहीं। तो ये भाव है, ये भावनाएं हैं, ये कल्चर है, ये संस्कृति है। तो कितनी विराट संस्कृति में हम रह रहे हैं, ये तो बड़ी अपने आप में गौरवान्वित होने वाली बात है। तो ये एक ही माध्यम है, एक माध्यम है ये आपका, कि आप अपने आध्यात्म से जुड़े। और आध्यात्म वास्तव में हमारा जीवन ही पूरा आध्यात्म है। हम देखें तो सही, हमारी जो हम प्रोफेशनल काम करते हैं, हम कर रहे होते हैं, है ना, करते जाते हैं। कई बार काम बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों हो जाता है? कभी सोचने की हमने कोशिश नहीं करी। खराब हो जाता है, क्यों हो जाता है? अगर हमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं होता कि भाई वही आध्यात्मिक होते हैं जो गेहुआ कपड़ा पहन करके, जो भगवा बाना पहन लिया और जो है घूम रहे हैं साधु संतों की। उस हर व्यक्ति एक साधु के रूप में भी रह सकता है। जब हम अच्छा काम हमारा होता है, कब होता है, क्यों होता है? थोड़ा सा सोचिए कि जब हम उस काम को मन आत्मा से 100% अपना मान करके कर रहे होते हैं, ठीक है, फिर वो काम एक पूजा के रूप में होता है, तो उसकी क्वालिटी बहुत ऊपर निकल करके आती है, तो काम अच्छा हो जाता है। कब खराब होता है? जब हम किसी काम में मन नहीं होता है, काम खराब होगा। यही तो अध्यात्म क्या है। तो ये, इससे आप जितना कनेक्ट होंगे उतनी आपको अपने जीवन की सच्चाई का आभास होगा। हम यहाँ शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, या मकान बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, या पूरी प्रॉपर्टी का वो करने के लिए तो इस धरती पर नहीं आए, है ना। यहाँ कोई ना कोई तो मकसद है जिसके लिए हम आए। मकसद आपको अपने आप पता चल जाएगा। और हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने जब धरती पर भेजा है ना, कुछ एक ऐसा गुण दे करके भेजा है
कि वो अपने उस गुण को पहचान ले, तो उस गुण से उसकी पूरा जो है ना ये सांसारिक जीवन आराम से कट जाता है। कोई अच्छा तबला बजा देता ना, बोला मैंने सिखा दिया उसको। और ये भी एक सत्य है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी को कुछ सिखा सके, कुछ नहीं सिखा सकता। दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति की अपनी उन क्षमताओं को, शक्तियों से उसको अवगत कराता है, बाकी वो सीखता स्वयं है। कितना वो ग्रहण करता है उसके ऊपर नहीं, वो सीखता स्वयं है। जिस तरह से जामवंत को मालूम था कि हनुमान के अंदर वो शक्ति है कि वो समुद्र को लांघ सकता है, हाँ, उसको बस याद दिलाया, बस उसको याद दिलाया। तो जो हमारे अध्यापक, जो टीचर हैं, वो उस आध्यात्मिक शक्ति से, उस आंतरिक शक्ति से उसको अवगत कराते कि यार तू ये कर सकता है, तेरे अंदर वो क्षमता है। वो बच्चा अगर उस बताई हुई बातों के ऊपर आत्मसात करता है, उसको समझता है, तो वो आगे बढ़ जाता है। सर आखिरी सवाल, इसमें क्या बात हो रही है मोदी जी के साथ? इसमें ये 2019 का है ये। अच्छा। तो ये बोले तो बोला वो बड़ा नेता की तरह बोलने लगा है। तो नेता हो गया। मैं कहा नहीं सर, मैं नेता नहीं हूँ। फिर मुझे एकदम से लगा आपको कैसे पता? बोला मैं आपका यूट्यूब चैनल देखता हूँ। अच्छा। मेरा यूट्यूब चैनल कहाँ है? बोला नहीं, यूट्यूब पे देखता हूँ, आजकल नेताओं की तरह बोलता है, आजकल तो तू नेता हो रहा है। तो ये बात हुई थी, क्योंकि पीछे जो है जनरल साहब हमारे जो तीनों चीफ खड़े हुए थे। अच्छा। तो उनके सामने बोले थे, फिर हंसने लगा, बोला अच्छा हाँ। तो ये क्योंकि ये मेरे को जानते हैं 2003 से। अच्छा। जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात में। तो इन्होंने बुलाया था उस टाइम पे मुझे। अच्छा, ये नहीं पता था मेरे को। तो आप तीनों को बुलाया था? नहीं, मैं ही गया था। आप ही गए थे? अच्छा। क्योंकि अहमदाबाद में हमारी 17 ग्रेनेडियर रहती है। अच्छा। तो मैं 17 ग्रेनेडियर में गया था, तो उनको वहाँ से पता चला कि यहाँ पे आया हुआ है, तब मुझे बुलाया था। तब हम तो बीच बीच में आप मिलते रहे? हाँ, मिलते रहे। अच्छा, ये नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता होगा ये। पहली बार ब्रेकिंग। ठीक, तो फिर हाँ, तब उस कॉन्टेक्स्ट में आपको इतने सालों से जानते हैं तो हाँ, वो देखते रहते हैं कि हाँ कहाँ क्या कर रहा है। अच्छा। देखो, हर व्यक्ति की अपनी एक जीवन शैली होती है। कोई एक कमरे तक अपनी लाइफ को समेट करके रखना चाहता है, कुछ गांव तक अपनी गांव के बाहर वो सोचना नहीं चाहता। किसी की होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड यार हमारा ही तो है, पूरा संसार हमारा है ना। इस धरती पर सबसे सुंदर अगर जीव कौन है? इंसान। लेकिन सबसे राक्षस प्रवृत्ति वाला भी इंसान ही है। धरती को देखो, यहां से लेकर के अमेरिका तक एक ही जैसी धरती है ना, लेकिन अलग 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 जो है बंटवारे कर दिए हैं। तो वो जो कागज पे खींची हुई रेखाएं हैं, वो हमारे दिलों पर भी खिंच गई। आप ऐसे चले जा करके पाकिस्तान में घूम करके आ जाओ, जब तक आपको वहाँ पाकिस्तान लिखा नहीं मिलेगा, आपको कोई आभास नहीं होगा कि आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं या हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ मिल गया, पाकिस्तान की सीमा, आपके पैर जो है कांपने लगेंगे, एक पता नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि लोगों ने इतना प्रचार प्रसार, इतनी सब कुछ बातें हुई कि हमारे मनों के अंदर लोगों के प्रति नफरत पैदा होगी और एक डर पैदा हो गया। काम भी ऐसे किए हैं। हाँ, तो नहीं, जमीन तो एक है। हाँ, वो तो है। हाँ? वो तो हमारी नदियां भी एक है। हाँ? हाँ? वही नदियां उधर जा रही हैं, वो नदियां उधर जा रही हैं, वो उधर जा रही हैं। पशु पक्षी सारे जो ना कभी घूम करके, इंसान एक सीमा में बंद करके रह गया, समझदार होते हुए भी। और जो जीव जंतु जानवर हैं, वो ना समझ होते हुए भी पूरे ब्रह्मांड का, पूरी पृथ्वी का जो ना आनंद ले रहे हैं। उनके लिए वो पूरी धरती एक है। उनके लिए ना पाकिस्तान है ना हिंदुस्तान है, उनके लिए तो पूरी धरती एक ही है भाई। अच्छा, आपने कहा कि ये मोदी जी ने कहा कि राजनेताओं की तरह बात करने लगे, तो कोई और राजनेताओं से मिलते हैं आप? कोई बुलाते हैं आपको? हाँ, जो जहां पर भी होते हैं तो मिल लेते हैं।
अच्छा, हाँ, वैसे विशेष में किसी से ऐसे जो कोई बुलाएगा तो जाएंगे, नहीं वैसे अच्छा तो इतना पुराना वो कोई वो नहीं है जैसे नहीं। 2003 से इनसे है, हाँ हाँ, वैसे किसी ने नहीं। बनाया नहीं। सर क्या बताऊं, मतलब मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे थैंक यू, नमस्ते सर। थैंक यू, नमस्ते।